हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। सो जैसे कि आप सब लोग जानते हो, मेरा नाम अविनाश मोरे एंड टुडे वी विल बी कंटिन्यूइंग विद द सेम सीरीज। बराबर, हम लोगों ने कुछ दिनों पहले एक सीरीज स्टार्ट की थी जिसमें हम लोग क्लास 11th का एंड क्लास 12 का कंप्लीट नीट के हिसाब से, जेडबलई के हिसाब से एंड बोर्ड्स के हिसाब से पूरा का पूरा पोर्शन कवर करने वाले, राइट। तो इसमें जेडबलई एडवांस भी कवर किया जाएगा। सो चलो शुरू करते हैं आज का लेक्चर। सो लेक्चर शुरू करने से पहले एक छोटा सा बस बात, ये है हमारा माइंड्स कोचिंग इंस्टीट्यूट। ये कहाँ पे आता है सर? ये आता है घाटकोपर वेस्ट में, ठीक है। जस्ट आप जब रेलवे स्टेशन पे उतरेंगे घाटकोपर के, तो थोड़ा सा ही आपको बस चलना है, वहाँ पे यू विल गेट दिस कोचिंग इंस्टीट्यूट, करेक्ट। एंड प्लस वी हैव वन मोर इंस्टीट्यूट दैट दिस तेजल क्लासेस। ये कहाँ पे आता है सर? ये आता है सर कुर्ला स्टेशन, ये आता है कुर्ला, कुर्ला ईस्ट में। एंड दिस इज वेयर? इन नेहरू नगर, वहीं पे नज़दीकी है स्टेशन से। बस आपको एक 5 मिनट थोड़ा सा चलना पड़ेगा, वॉकिंग डिस्टेंस है 5 मिनट्स का ओनली, ठीक है। सो दिस आर द 2 कोचिंग इंस्टीट्यूट्स जिसके बिहाफ पे ये लेक्चर सीरीज में कंडक्ट करवा रहा हूँ, ठीक है। सो चलो बढ़ते हैं आगे। एंड यस, ऑब्वियसली ये भूलना नहीं है आपको, दिस इज द टेलीग्राम चैनल लिंक जहाँ पे आपको क्या मिलेंगे? इस लेक्चर के नोट्स। बराबर, चलो बढ़ते हैं आगे। So yes, today will be our lecture number 8 and we will be talking about electric flux। एक नया टॉपिक, एक नया फंडा, ठीक है। कुछ डेरिवेशंस है जो मैंने इंटेंशनली थोड़ा साइड में रखे हैं, अभी लिए नहीं है बीच में, ठीक है। सो हम लोग वो देखेंगे एट दी एंड, जब सारा का सारा पोर्शन कवर हो जाएगा तब हम लोग वो कुछ गिने चुने कुछ डेरिवेशन है वो देख लेंगे, ठीक है। तो चलो बढ़ते हैं आगे। नाउ लेट्स टॉक अबाउट इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो सर ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स का मतलब क्या है, पहले ये समझा दो। तो चलो पहले इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में जानते हैं, फिर इससे रिलेटेड कुछ बेसिक टर्म्स के बारे में हम लोग जानेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में जानते हैं। नाउ लेट्स सपोज, ठीक है, फ्लक्स मतलब क्या होता है पहले वो समझ लेते हैं, ठीक है। जैसे कि आप सब लोगों ने मेरे ख्याल से वाटर फ्लक्स वगैरह के बारे में सुना होगा। वाटर फ्लक्स मतलब क्या? मान लो ये पानी है, ठीक है। पानी कहाँ से फ्लो करता है सर? पाइप से फ्लो करता है, करेक्ट। तो इस पाइप से ये वाटर फ्लो कर रहा है दिस है ना, कुछ इस तरीके से वाटर फ्लो कर रहा है, कुछ इस तरीके से पाइप में से पानी बाहर आ रहा है। नाउ तो इस पाइप का ये कुछ एरिया होगा, करेक्ट। ये कुछ क्रॉस सेक्शनल एरिया होगा, करेक्ट। दिस इज सम क्रॉस सेक्शनल एरिया। इस एरिया में से जितना पानी बाहर गिर रहा है उसे हम बोलेंगे वाटर फ्लक्स। इस एरिया में से जितना पानी बाहर आ रहा है हम उसे क्या बोलेंगे? वाटर फ्लक्स, करेक्ट। अगर बहुत कम पानी है तो हम लोग क्या बोलेंगे? यार वाटर फ्लक्स बहुत कम है। बहुत ज़्यादा है तो वाटर फ्लक्स काफ़ी अच्छा है। तो सिमिलरली वी हैव इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अब इलेक्ट्रिक फ्लक्स मतलब क्या? मान लो सर ये एरिया है, मान लिया सर ये एरिया है मान लो ये भी, इधर भी एक एरिया है, चलो ये भी मान लिया एरिया है। दिस इज एरिया 1, दिस इज एरिया 2, ठीक है। अब इस एरिया 1 में से कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बाहर की तरफ आती है। मान लेते हैं यहाँ से 3 आ रही है, और इस एरिया को क्रॉस करती हुई, इस एरिया को चीरती हुई 5 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जा रही है। तो सिंपल भाषा में नॉट एक्चुअली लाइक दिस, बट कंसेप्ट कुछ ऐसा ही, ठीक है। ये सिर्फ तुम लोगों को बताने के लिए नहीं, तो ऐसे लिख क्या होगे, जहाँ पे 3 लाइन दिख रही है सर वहाँ पे फ्लक्स 3 ही है, ऐसा नहीं है, ठीक है। दिस इज जस्ट एन आइडिया दैट आई एम गिविंग यू। तो यहाँ पे मैं फ्लक्स कितना लिखूंगा? 3। यहाँ पे मैं फ्लक्स कितना लिखूंगा? 5। मतलब ये 3 और 5 ये एक्चुअली वैलिड है, यहाँ पे ट्रू है नहीं है ये किसी को नहीं पता। बराबर, यहाँ पे एक्चुअली फ्लक्स 3 है 5 है, ये हमें नहीं देखना। हमें क्या देखना? ये इट इज गिविंग मी एन आइडिया अबाउट द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू द एरिया। 3 और 5 देख के ये बात तो पता चल रही है ना, 5 इज ग्रेटर देन 3। अगर 5 इज ग्रेटर देन 3 तो ये आइडिया भी लग रहा है कि इस एरिया में से, A2 एरिया में से, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस दैट आर पासिंग is more as compared to the electric field lines passing through area A1। क्या ये बात क्लियर है एवरीवन? चलो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। Now this electric flux is denoted by phi, ठीक है, and the relation is given by phi is equals to E dot A। फ्लक्स का फॉर्मूला होता है phi is equals to E dot A, ठीक है। या फिर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, phi is equals to E A cos theta। इज दिस क्लियर? या फिर इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, phi is equals to इंटीग्रेशन E dot dA। अब ये कौन सी कंडीशन के अंदर कौन सा फॉर्मूला लिखना है ये हमें देखना है, ठीक है। तो ये देखेंगे हम लोग, लेकिन फिलहाल इतना जान लो, फ्लक्स को मैं E डॉट ए या E A cos थीटा से रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, या फिर E डॉट डी ए से। अब इस फॉर्मूले का मतलब क्या है? ये फॉर्मूला कहना क्या चाहता है?
ये जानते हैं। यहाँ पे जो डॉट प्रोडक्ट लग रहा है वो हमें क्या बोलना चाहता है, ठीक है। तो ये चीज़ हमें समझनी है। देखो अब थोड़ा ध्यान से समझते हैं, ठीक है। या नेक्स्ट पेज ले लेते हैं, यहाँ पे अंडरस्टैंडिंग एरिया वेक्टर। चलो पहले एरिया वेक्टर समझ लेते हैं, फिर वापस से उस कहानी पे आएंगे। या मैं अभी यहाँ पे एक डायग्राम बना के रख देता हूँ। लेट सपोज दिस इज अ डायग्राम, ठीक है। और यहाँ से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जा रही है, इट इज मेकिंग एन एंगल, ये ऐसे क्रॉस हो रही है थ्रू, इसके थ्रू होके जा रही है। तो ये जो एंगल है दिस इज 60 डिग्री, ठीक है। इसका मतलब समझते हैं, ओके। तो उससे पहले हम लोग जानेंगे एरिया वेक्टर क्या होता है सर। सो माय फर्स्ट क्वेश्चन इज एरिया अ स्केलर क्वांटिटी और अ वेक्टर क्वांटिटी? सोचो सोचो, एरिया स्केलर होगा या वेक्टर होगा? सर ऑब्वियस है, एरिया तो स्केलर ही होना चाहिए, है ना। तो जितनी भी लेंथ रिलेटेड क्वांटिटीज हम लोग लेते हैं, हम लोग वेक्टर की ही बात करते हैं। सो एरिया इज अ वेक्टर क्वांटिटी। एरिया वेक्टर है तो एरिया का डायरेक्शन भी होगा ना सर? बिल्कुल, एरिया का डायरेक्शन भी होता है। और वो डायरेक्शन कैसे पता करना है, इसीलिए तो हेडिंग दी है अंडरस्टैंडिंग एरिया वेक्टर। इज दिस क्लियर? तो चलो इस एरिया वेक्टर के बारे में जानते हैं, ठीक है। नाउ लेट्स सपोज दिस इज अ सरफेस, ठीक है। ये 2D सरफेस है जैसे कि सबको पता है ना। तो क्या यहाँ इसका एरिया होगा? बिल्कुल निकलेगा सर। अगर ये स्क्वायर है तो ए स्क्वायर, अगर ये रेक्टेंगल है तो एल क्रॉस बी होगा। एल क्रॉस बी बोला तुमने, है ना। अभी क्या बोला? एरिया विल बी एल क्रॉस बी। यार पढ़ते तो हम बचपन से ही आ रहे थे। अगर ये वेक्टर क्वांटिटी है तो ये क्रॉस प्रोडक्ट से ही आएगी। हाँ, बचपन से हमने एल क्रॉस बी ही पढ़ा है, कुछ ऐसे ही पढ़ा है, करेक्ट। अब इस वेक्टर को डायरेक्शन कैसे दे? सी, एरिया वेक्टर जो है वो इस साइड पे भी हो सकता है इसका डायरेक्शन, या तो पीछे वाले साइड पे भी हो सकता है, ठीक है। सो एक चीज याद रखो, वेन एवर यू आर टॉकिंग अबाउट ओपन सर्फेसेस, जब भी हम लोग ओपन सर्फेसेस के बारे में बात करें, सो 2D सर्फेसेस आर ओपन सर्फेसेस, तो एरिया वेक्टर कैन बी इन बोथ द डायरेक्शन। ये दोनों डायरेक्शन में पॉसिबल है, ठीक है। अब यही पे मैक्सिमम बच्चे गलती करते हैं, ठीक है। बच्चे क्या करते हैं, एरिया वेक्टर सेम प्रॉब्लम में इस साइड पे भी लेते हैं, इसको भी पॉजिटिव ले लेते हैं, इसको भी पॉजिटिव ले लेते हैं। भाई ये वेक्टर क्वांटिटी है ना। सो इफ यू आर यूजिंग द सेम एरिया वेक्टर इन द सेम न्यूमेरिकल, और वो भी दोनों साइड पे पॉजिटिव, देन योर आंसर विल कम आउट टू बी रॉन्ग। इस चीज का ख्याल रखना यहाँ पे, ठीक है। अगर मैंने इस साइड पे पॉजिटिव लिया तो इस साइड पे मैं नेगेटिव लूंगा। इज दिस क्लियर? ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बात अभी जान लो। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है सबको? नाउ 2D के लिए तो हमने बात कर ली। नाउ लेट्स टॉक अबाउट 3D। सर अब 3D के लिए क्या होगा? 2D के लिए तो जान लिया, 2D ओपन था। 3D के लिए कैसे होगा बताओ? सो फॉर 3D, ये बात लिख लो, फॉर 3D ऑलवेज यूज एरिया वेक्टर आउटसाइड। इनसाइड नहीं लेना, यहाँ आउटसाइड वाला ही एरिया वेक्टर लो। एंड अगेन यहाँ पे भी तुम्हें डायरेक्शन का ख्याल रखना। अगर इस साइड में मैंने पॉजिटिव लिया है तो ऑब्वियसली इन दिस साइड इट विल बी नेगेटिव। इज दिस क्लियर एवरीवन? ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, यहाँ पे गलती नहीं होनी चाहिए। सो लेट सपोज आई हैव दिस फिगर, ठीक है। तो इसका एरिया वेक्टर कैसे सर? इधर 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 भी हो सकता है सर, इधर भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है सर, इधर भी हो सकता है। इज दिस क्लियर? सो ये है इसका एरिया वेक्टर। सिमिलरली अगर मैं कोई ऐसी कर्व्ड सरफेस लेता हूँ तो सर एरिया वेक्टर इधर भी हो सकता है, एरिया वेक्टर इधर भी हो सकता है, और ये कर्व्ड सरफेस का एरिया वेक्टर भी ऐसे ही हो सकता है। इज दिस क्लियर एवरीवन? लेकिन कहाँ? बाहर की तरफ। और एक साइड अगर पॉजिटिव ले लिया तो ऑब्वियसली ये बात याद रखना, दूसरी साइड हमेशा नेगेटिव लेनी। इज दिस क्लियर एवरीवन? उम्मीद कर रहा हूँ ये समझ में आ रहा है, ठीक है। चलो ठीक है। नाउ इलेक्ट्रिक फ्लक्स फॉर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। अब यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए फॉर्मूला कैसे होगा वो समझते हैं, ठीक है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द सेम प्रॉब्लम जो हमने थोड़ी देर पहले लिया था, ठीक है, करेक्ट। यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड सर कुछ ऐसे गई थी, है ना, कुछ ऐसे गई थी। इज दिस क्लियर एवरीवन? ये कुछ ऐसे गई थी, बराबर, ऐसे निकली, आर पार निकली। और मेरा जो एरिया वेक्टर है वो कुछ ऐसा है। दिस इज माय एरिया वेक्टर, बराबर, करेक्ट और नॉट? अब मेरा ये जो फॉर्मूला है फाई इज इक्वल्स टू ई डॉट ए और ई ए कॉस थीटा, ये मुझे क्या बोल रहा है ना? इसका मतलब क्या है?
तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, ई इंटू ए कॉस थीटा, कौन सा वे करेक्ट रहेगा ये बताना, ई कॉस थीटा इंटू ए। सर एरिया वेक्टर तो बाहर की तरफ है जो हमने ऑलरेडी डिसाइड कर लिया है, इसका मतलब दिस फॉर्मूला इज टेलिंग मी दैट जो इलेक्ट्रिक फील्ड एरिया वेक्टर के डायरेक्शन में, ध्यान से सुनो, जो इलेक्ट्रिक फील्ड एरिया वेक्टर के डायरेक्शन में, हमें वही इलेक्ट्रिक फील्ड लेनी है फॉर फाइंडिंग द फ्लक्स। वेरी गुड, उम्मीद करता हूं ये समझ में आ गया कैसे, देखो ठीक है। नाउ सी आई हैव दिस इलेक्ट्रिक फील्ड, इस इलेक्ट्रिक फील्ड के दो कंपोनेंट बनेंगे सर, एक बनेगा ऐसे, एक बनेगा इसके अलावा, क्या ये समझ में आया? दिस इज 90 डिग्री, दिस एंगल इज 90 डिग्री, ठीक है। तो क्या मैं ये वाली इलेक्ट्रिक फील्ड लूंगा, ये वाली तो सीधा इसको टच करते हुए जा रही है, करेक्ट। मतलब ये इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे विजुअलाइज करो, लेट सपोज दिस इज दैट फिगर, ठीक है। मैं सिर्फ यहाँ पे हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक, ये ऐसे निकल के जा रही है सर ये आर पार तो जा ही नहीं रही है, ये तो सिर्फ ऊपर से ऐसे जा रही है। सो जो आर पार नहीं जा रही है, जो कंपोनेंट आर पार नहीं जा रहा है, जो सिर्फ टेंजेंशियली जा रहा है, या मैं सीधा बोलूं दिस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कंपोनेंट इज मेकिंग 90 डिग्री विथ एरिया वेक्टर। एरिया वेक्टर कैसे, ऑलवेज परपेंडिकुलर टू सरफेस, ठीक है। ये कहानी याद रखो, एरिया वेक्टर ये हमेशा कैसा रहता है, परपेंडिकुलर टू सरफेस। एंड ये कैसी जा रही है, सरफेस को टेंजेंशियल। इसका मतलब एरिया वेक्टर और इस हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट में कितना एंगल बन रहा है सर, 90 डिग्री, समझे। तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण देयर विल बी नो फ्लक्स। इज दिस क्लियर एवरीवन? ठीक है, उम्मीद कर रहा हूं यहां तक समझ में आ रहा है। सो आगे बढ़ते हैं। सो दिस कंपोनेंट इज कंट्रीब्यूटिंग टू phi 0. Is this clear? Only the component which is along the area vector, it is contributing to electric flux. क्या ये समझ रहा है सबको? चलो बढ़ते हैं आगे, ठीक है। नेक्स्ट, सो हम लोगों ने जान लिया फॉर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड वी विल बी यूजिंग, सर यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड तो यूनिफॉर्म है तो हम लोग सीधा सीधा ये वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, और phi is equals to E A cos of theta. Is this clear everyone? Now what if the electric field is not uniform? अगर इलेक्ट्रिक फील्ड नॉट यूनिफॉर्म होगी तो सिंपल है ना सर, हमने एक और फॉर्मूला तो देखा था, करेक्ट, E dot dA. For non-uniform we will be using this, for uniform E dot A या फिर E A cos theta. क्या ये क्लियर है सबको? चलो बढ़ते हैं आगे, ठीक है। नेक्स्ट, अब आया इंपॉर्टेंट टॉपिक, नाउ इज द टाइम फॉर गॉस लॉ। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है कंसिडरिंग योर ऑल एग्जाम्स। अगर मैं जेई की बात करूँ, नीट की या बोर्ड्स की बात करूँ, दिस टॉपिक इज इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो चलो देखते हैं इसमें क्या है। सो गॉस लॉ, नाउ गॉस लॉ क्या बोलता है? देखो गॉस लॉ एक सिंपल प्रोसेस है या एक सिंपल मेथड है जिसमें आपको इंटीग्रेशन में ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ती। गॉस लॉ का सीधा सिंपल कंसेप्ट है। गॉस लॉ बोलता है भाई तू कैसी भी फिगर मुझे दे दे, चाहे ये वाली फिगर दे दे, चाहे ये वाली फिगर दे दे, चाहे ये वाली दे दे, चाहे ये वाली दे दे, ठीक है। कैसी भी फिगर दे दो, इनके थ्रू अगर तुम्हें फ्लक्स निकलना है ना, इन किसी के भी थ्रू तुम्हें अगर फ्लक्स निकालना है तो phi विल बी Q enclosed, phi will be Q enclosed by epsilon naught। बस सिंपल गॉस लॉ का ये कहना है। मैं तुरंत तुझे phi दे दूंगा, मुझे बता देना हाउ मच चार्ज इज एनक्लोज्ड इन दैट सरफेस। दिस इज द सिंपल फंडा या सिंपल फॉर्मूला ऑफ गॉस लॉ, ठीक है। समझते हैं इसके बारे में डिटेल में, करेक्ट। सो वी हैव दिस phi is equals to Q enclosed by epsilon naught, दिस इज आवर गॉस लॉ, ठीक है। हम जानते हैं गॉस थ्योरम के बारे में। सो the total electric flux through any closed surface is equals to 1 upon epsilon naught times the net charge enclosed by that surface, ठीक है। सो कितना नेट चार्ज उस सरफेस ने एनक्लोज किया होगा ये बताएगा। और ये कौन से सरफेस की बात हो रही है? ये हाँ गॉसियन सरफेस की बात हो रही है सर। कौन से सरफेस की? गॉसियन सरफेस। अब ये गॉसियन सरफेस क्या होती है सर? इट इज एन इमेजिनरी सरफेस, ये इमेजिनरी सरफेस होती है, ठीक है। अब सी फॉर क्लास 12th लेवल, ठीक है। हम लोग जो गॉस थ्योरम यूजुअली अप्लाई करते हैं, वी अप्लाई ओनली फॉर सिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट्स। जो भी ऑब्जेक्ट सिमेट्रिकल है सिर्फ वहीं पे हम गॉस लॉ अप्लाई कर रहे हैं फॉर क्लास 12th लेवल, एंड इट इज ऑल्सो मेंशन्ड इन क्लास 12 बुक। दिस इज एप्लीकेबल ओनली फॉर सिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट्स। नाउ दिस इज नॉट द एक्चुअल केस, ठीक है। इन रियलिटी दिस कैन बी अप्लाइड टू अनसिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट्स एज वेल, ठीक है। बस इतना है, इसके थ्रू
जो अपनी इटरेशंस जाती है, इटरेशंस इन द वे, ये कंप्यूटराइज्ड वे है सॉल्व करने का, तो ये जो गॉस थ्योरम है फॉर अनसिमेट्रिकल बहुत कॉम्प्लिकेटेड वे जाता है, एंड वी रिक्वायर सो मेनी इटरेशंस टू गो या फिर टू रीच टू द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो इसीलिए फॉर क्लास 12th लेवल इसको ज़्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं किया गया, बहुत छोटा सा पोर्शन लिया है फॉर क्लास 12, एंड वी विल बी टॉकिंग ओनली अबाउट सिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, सिर्फ यहाँ पे सिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट्स ही लिया जाएगा। ओके, चलो बढ़ते हैं आगे। ठीक है, सो अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम phi will be given by q by epsilon naught। ठीक है, phi will be given by q by epsilon naught, and we have already seen by the definition of electric flux phi is E dot ds। तो phi अगर ये भी है phi ये भी है तो हम ये बोल सकते हैं phi is equals to इंटीग्रेशन E dot ds या dA। इससे पहले देखा था ds एंड dA इज सेम। ठीक है, इट इज रिप्रेजेंटिंग एरिया, थोड़ी देर पहले देखा ना इलेक्ट्रिक फ्लक्स की डेफिनेशन में। उम्मीद कर रहा हूँ यहाँ तक समझ में आ रहा है। चलो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, नाउ गॉस लॉ का प्रूफ है छोटा सा। ठीक है, एक छोटा सा प्रूफ है, देख लो फटाफट से, फिर बढ़ते हैं आगे। ठीक है, सो कंसीडर अ पॉइंट चार्ज क्यू एनक्लोज्ड इनसाइड अ सरफेस एज शोन। ठीक है, इमेजिन अ स्फीयर, तो कोई एक स्फीयर है उसको इमेजिन कर लो। ठीक है, ठीक है, नाउ लेट सपोज दिस इज एन आर्बिट्री बॉडी, इसके अंदर क्या एक पॉइंट चार्ज एनक्लोज्ड है। क्या एनक्लोज्ड है सर? पॉइंट चार्ज। अब हमने उसके लिए एक गॉसियन सरफेस बनाई, सो दिस इज अ गॉसियन सरफेस। दिस ग्रीन कलर का जो स्पेयर दिख रहा है वो क्या है तुम्हें? गॉसियन सरफेस। नाउ एट एनी पॉइंट ऑन द स्पेयर माय इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी गिवन बाय E is equals to 1/4 by epsilon naught q by r square, क्योंकि मैं अगर ये मान लो दिस इज माय डिस्टेंस r। ठीक है, सो r डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी बनेगी? r डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर्मूला, एक ही सिंगल चार्ज है, सो E is equals to kq by r square, करेक्ट, वेयर k is 1/4 by epsilon naught, तो ये वही चीज दी है, करेक्ट। नाउ वी नो द फॉर्मूला फ्लक्स का, d phi is equals to E dot ds बराबर, हमारे पास फॉर्मूला है d phi is equals to E ds। आगे बढ़ते हैं फटाफट से, सब्स्टिट्यूटिंग d phi is equals to E ds, मतलब E हमने ऑलरेडी डिराइव किया 1/4 by epsilon q by r square into ds। नाउ यहां से फ्लक्स फाइंड करो, टोटल फ्लक्स, सो द टोटल फ्लक्स थ्रू द सरफेस विल बी, बोलो कितना होगा? स्पेयर का एरिया लगा दो यहाँ पे, यू विल गेट द फॉर्मूला। व्हाट विल बी द एरिया ऑफ द स्पेयर? ds कितना हो जाएगा सर? 4 by r square, बराबर, लगाओ फटाफट से, चलो। नाउ इंटीग्रेट इट, इंटीग्रेशन किसका आएगा? s का, सो दिस विल बी 4 by r square सर, यहाँ से 4 by r square गया, बचता सिर्फ q by epsilon naught आफ्टर इंटीग्रेटिंग बोथ द साइड्स। ठीक है, ये सिंपल चीज थी, ये आप लोग आसानी से समझ सकते हो। इज दिस क्लियर एवरीवन? सो यहाँ से भी हमें यही मिलेगा, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है इसलिए मैंने पूरा सॉल्व नहीं किया, यहाँ पे आपको दिखा दिया phi is equals to q by epsilon naught। एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ इज वेरी इंपॉर्टेंट, वो हम लोग करेंगे स्टेप बाय स्टेप। इज दिस क्लियर एवरीवन? चलो बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट, यूजेस क्या क्या है गॉस लॉ के, फटाफट से। सिंप्लीफाइंग इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेशन, है ना, किसके लिए यूज होता है? फॉर सिंप्लीफाइंग। क्यों? क्योंकि यहाँ सर कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन नहीं लगता, बोलो इंटीग्रेशन ही नहीं लगता, बिकॉज सिंप्लीफाई इज क्यू एनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट, दैट्स इट, बराबर। प्लस वेयर देयर इज सिमेट्री, क्या बोला था मैंने थोड़ी देर पहले? एप्लीकेबल ओनली फॉर सिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट्स, बराबर। सो क्लास 12 में हम लोग सिमेट्री की ही बात करेंगे, करेक्ट। नेक्स्ट आगे, इट इज यूज टू फाइंड टोटल फ्लक्स एसोसिएटेड विथ क्लोज सरफेस। किसके लिए यूज होता है? टोटल फ्लक्स फाइंड करने के लिए। बाय अप्लाइंग गॉस लॉ वी कैन इजीली फाइंड आउट द इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी ड्यू टू वेरियस काइंड्स ऑफ चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। अभी हमने 3 टाइप के चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन देखे थे, उनके कारण है ना हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हैं इजीली। ठीक है, एमसीक्यू कम ऑन फास्ट। इन गॉस थ्योरम द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स ओवर अ क्लोज सरफेस इज इक्वल्स टू, यार अब ये तो सबको ही पता होगा, है ना। सो आंसर इज ऑप्शन बी। आगे नेक्स्ट, चलो अब लगाते हैं गॉस लॉ। ठीक है, इसके लिए सो लेट्स अप्लाई गॉस लॉ फॉर दिस स्पेयर के लिए हमने ऑलरेडी डिराइव कर लिया, बट दिस इज अ न्यूमेरिकल। So let's suppose a charge is placed here, correct? This is charge q1, this is charge q2, this is charge q3, ध्यान देना बेटा, this is charge q4, this is charge q5। ठीक है, now apply the Gauss law, yes apply the Gauss law, है ना, कौन सा लॉ अप्लाई करना है? apply the Gauss law and find the net electric flux through this sphere।
एंड फाइंड द नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू दिस पेयर। कम ऑन, जल्दी जल्दी करो। चलो अच्छा एक और चार्ज ले लेता हूँ मैं, -Q2 ले लेता हूँ यहाँ पे। कम ऑन, डू इट फास्ट, सोचो और आंसर दो फटाफट। चलो चलो करते हैं हम लोग। सो फ्लक्स फाई इज इक्वल टू, सर कितना आसान है, आपने बोला है इट इज क्यू एनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट। सर बराबर करेक्ट है बेटा, फाई इज क्यू एनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट। तो बोलो क्यू एनक्लोज्ड में क्या मैं Q1 लूंगा? नहीं सर, ये एनक्लोज थोड़ी है, ये बंद थोड़ी है। दिस इज द गॉसियन सरफेस, ये बंद नहीं है सर। Q2 नहीं है सर। हाँ, पर ये सारे के सारे कंसिडर करूंगा मैं, बराबर। ध्यान से देखो, क्या Q3 कंसिडर होगा? विल Q3 भी कंसिडर? क्या इसको मैं इनसाइड लू, एनक्लोज लू या आउटसाइड लू? ये एनक्लोज थोड़ी है, ये तो बाउंड्री है सर, तो ये भी नहीं लिया जाएगा। ओ सो बचा कितना, टोटल चार्ज कितना बोलो? Q4 प्लस Q5। पर चार्ज Q2 कैसा है सर? नेगेटिव, सॉरी Q1, ये Q6 लेना चाहिए था। दिस इज Q6 इज नेगेटिव सर अपॉन एप्सिलॉन नॉट। दिस इज माय टोटल फाई या फ्लक्स। Q4 प्लस Q5, सिंस Q6 इज नेगेटिव, सो इसको नेगेटिव लेना है, ये नेगेटिव चार्ज है। सो -Q6 बाय एप्सिलॉन नॉट। उम्मीद कर रहा हूँ ये सबको समझ में आ रहा होगा, इजी पार्ट है। करेक्ट, नाउ लेट्स मूव अहेड, ठीक है। चलो अब ये केस सॉल्व कर लेते हैं। उम्मीद कर रहा हूँ ये डायग्राम सबको विजिबल होगा। करेक्ट, यहाँ पे रखा है पॉजिटिव चार्ज, कौन सा? यहाँ पे रखा है पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे रखा है नेगेटिव चार्ज, ठीक है। इस सरफेस को बोला गया है S1, ये है S1। ये बाहर वाली सरफेस, इसको बोला गया है S4, इसको बोला गया है S3, इसको बोला गया है S2, ठीक है। उम्मीद कर रहा हूँ यहाँ तक समझ रहे हैं। अब अपने को बताना है सरफेस S1 में फ्लक्स कितना होगा। सो सबसे पहले φ1 सर सरफेस 1 में रखा है पॉजिटिव चार्ज, सो इट विल बी Q बाय एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। सरफेस 2 किधर है? इधर। सरफेस 2 में रखा है सर नेगेटिव चार्ज, सो फाई विल बी -Q बाय एप्सिलॉन नॉट, करेक्ट। सरफेस 3 में सर कोई भी चार्ज नहीं है, देयर इज नो चार्ज, सो φ3 इज 0 सर। एंड व्हाट विल बी φ4 सर? φ4, ये φ4 मतलब सरफेस 4 पूरा का पूरा, इसमें एक पॉजिटिव चार्ज है, एक नेगेटिव चार्ज है, सो दिस विल बी Q माइनस Q बाय एप्सिलॉन नॉट। दिस इज अगेन 0। उम्मीद कर रहा हूँ कहानी सबको समझ में आ गई। आसान चीज थी, इससे पहले वाला जो क्वेश्चन था उसी पे ये समझ में आ चुका होगा, ठीक है। तो अब ध्यान दो, यहाँ पे हमने दो टाइप के फ्लक्स देखे, कौन से सर? एक था पॉजिटिव फ्लक्स, एक था नेगेटिव फ्लक्स। तो पॉजिटिव फ्लक्स ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव फ्लक्स ड्यू टू नेगेटिव चार्ज। कितना आसान है ना? या सिंपल भाषा में बोलो, ये फ्लक्स कैसा है सर? आउटवर्ड्स, ये बाहर जाने वाला फ्लक्स है सर। नेगेटिव कैसा है सर? इनवर्ड। ये सबको पता है ऐसा क्यों होता है, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बाहर जाती है, नेगेटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अंदर आती है। क्या ये बात सबको क्लियर? ओके, चलो बढ़ते हैं आगे। पॉजिटिव एंड नेगेटिव फ्लक्स अब मैंने बता दिया है, राइट। कम ऑन, फाइंड फ्लक्स फॉर दिस। इसके लिए फ्लक्स कितना होगा? व्हाट विल बी द फ्लक्स? Let's suppose this is a Gaussian surface, ये Gaussian surface, and where is the charge Q? Charge Q is placed outside sir, outside है तो flux कितना? फटाफट बोलो, phi is equals to 0 sir. Very good, phi is 0. Next, figure shows a closed surface which intersects a conducting sphere. ठीक है, figure shows a closed surface which intersects a conducting sphere. If a positive charge is placed at the point P, the flux of the electric field line through the closed surfaces. So let's suppose this is the closed surface, ये closed surface है, and this is a conductor, ये conductor है, ठीक है। एक पॉजिटिव चार्ज को यहाँ पे ला के रख दिया है, आपको बताना है इस क्लोज सरफेस के थ्रू फ्लक्स कितना होगा। सो दिस इज एक्टिंग एज अ गॉसियन सरफेस एयर, बराबर। तो बताओ इस सरफेस के थ्रू फ्लक्स कितना होगा? वेरी इजी सर। सर इसके अंदर कोई चार्ज ही नहीं है, कोई चार्ज ही नहीं है, तो आंसर विल बी 0, है ना। सो द आंसर विल रिमेन 0। करेक्ट और नॉट? कितना आसान था यार, ये चुटकी में यू हवा हवा कर दिया इसका, है ना। करेक्ट, इसके अंदर कोई चार्ज ही नहीं है ना, एंड एज पर डेफिनेशन ऑफ गॉस लॉ फाई इज Q बाय एप्सिलॉन नॉट। कोई चार्ज ही नहीं है बेटा, चार्ज तो Q यहाँ पे रखा है, करेक्ट। सो फ्लक्स थ्रू दिस क्लोज सर्फेस विल बी 0, बट द आंसर इज रॉन्ग। आंसर गलत है? कैसे सर? हो ही नहीं सकता, मजाक कर रहे हो? सोचो और बताओ।
सोचो और बताओ, चलो। कैसे जीरो हुआ भाई, ध्यान से सुनो। क्या बोला, यहाँ पे एक कंडक्टर रखा है सर, यहाँ पे एक क्लोज सरफेस और यहाँ पे चार्ज रखा है, और जैसे कि हम देख रहे हैं क्लोज सरफेस में से तो कोई भी चार्ज नहीं जा रहा। वेरी गुड, शाबाश बेटा, वेरी गुड। तो फ्लक्स जीरो हुआ ना सर? अब गलत है। कैसे? याद करो इलेक्ट्रिफिकेशन के प्रोसेस, मैंने चार्जिंग बाय इंडक्शन पढ़ाया था यानी। सो दिस इज अ कंडक्टर। कंडक्टर के कहां पे चार्जेस लाई करते हैं? चार्जेस ऑलवेज लाइस ऑन द सरफेस ऑफ द कंडक्टर। तो इस कंडक्टर के ऊपर चार्जेस प्रेजेंट है, बराबर, इट हैज चार्जेस ऑन द सरफेस। अब मैं जब पॉजिटिव चार्ज को उसके करीब लेके आ रहा हूं तो यहां पे कौन से चार्ज एक्यूमुलेट हो जाएंगे? यहां पे नेगेटिव सर, यहां पे पॉजिटिव सर। इसे कहते हैं दिमाग। समझ में आया? तो अब नेगेटिव चार्जेस यहां एक्यूमुलेट हो गए सर, तो कौन से चार्जेस गॉसियन सरफेस के अंदर बंद हो गए? कौन से? नेगेटिव चार्जेस। उम्मीद कर रहा हूं समझ में आ रहा होगा। सो द फ्लक्स हियर इज पॉजिटिव और नेगेटिव? द फ्लक्स इज नेगेटिव। इज दिस क्लियर? एंड दिस इज बिकॉज ऑफ चार्जिंग बाय इंडक्शन। इज दिस क्लियर एवरीवन? चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, a charge q is situated at the center of an imaginary hemispherical shell। ठीक है, तो एक कोई हेमिस्फेरिकल शेल है, सब उम्मीद करता हूँ हेमिस्फेयर का मतलब सबको पता है। दिस इज अ हेमिस्फेरिकल शेल और उसके सेंटर पे एक चार्ज q रखा हुआ है। ठीक है, एज शोन इन द फिगर यूजिंग गॉस थियरम एंड सिमेट्री कंसिडरेशंस। अब यहाँ पे ध्यान से सुना, it is saying using Gauss theorem and symmetry consideration determine the electric flux due to this charge due through the hemispherical surface। we have to find flux through the hemispherical surface, but we have to consider what? symmetry। हमें सिमेट्री यहाँ कंसिडर करनी है एंड प्लस वी हैव टू अप्लाई गॉस लॉ। सो सर आपने तो सिंपल सिंपल बोला है गॉस लॉ में ये जो सरफेस पे क्यों रखा है ये तो हम लेंगे ही नहीं, तो इसका मतलब यहाँ पे सीधा सीधा फाई कितना हो जाएगा सर? जीरो। आंसर खत्म, प्रॉब्लम ओवर। इज दिस क्लियर? इतना आसान है क्या? क्या बोला है? सिमेट्री कंसीडरेशन। यहां पे कहां पे सिमेट्री दिख रही है बेटा तुझे? ठीक है, सो चलो गॉसियन सरफेस बनाओ। सो लेट सपोज दिस ग्रीन वन इज गॉसियन सरफेस। अब हुआ ना सर सिमेट्री। अब इस गॉसियन सरफेस के अंदर क्यू है सर? है। सो फाई इज इक्वल टू क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा सर, करेक्ट। अब इस पूरी सरफेस में से फाई क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट है, तो आधी सरफेस से कितना हो जाएगा? आधी सरफेस से फाई थ्रू हेमिस्फेरिकल सरफेस इज क्यू बाय 2 एप्सिलॉन नॉट सर। इस तरीके से सॉल्व करना है प्रॉब्लम्स। इज दिस क्लियर एवरीवन? उम्मीद कर रहा हूं यहां तक सबको बढ़िया तरीके से समझ में आ रहा होगा। चलो बढ़ते हैं आगे। ठीक है, ओह सो दिस पार्ट इज फाइनली ओवर। ठीक है, तो आज के पार्ट में हम लोगों ने क्या क्या चीज़ें देखी? हम लोगों ने जाना सबसे पहले इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में, फिर उसके बाद एरिया वेक्टर के बारे में, देन गॉस लॉ के बारे में, एंड गॉस लॉ से रिलेटेड छोटी मोटी बेसिक बेसिक चीज़ें, करेक्ट। तो ये पार्ट को मैं करता हूँ यहीं पे ओवर। मिलेंगे बेटा नेक्स्ट पार्ट। ठीक है, सो तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड टेक केयर।